हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर शो में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और ये क्लास आपके यूकेपीएससी के लिए स्पेशल क्लास है, जिसमें हम बात करेंगे आरओ, लोअर पीसीएस, एसआई सभी के लिए जहां पर भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आप लोगों से पूछी जाती है, उसके लिए यहाँ पर हम बेहद इम्पोर्टेंट क्लास है जो कि शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक क्लास करा दी है जिसमें आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी होगी, तो देख लेना। डेली करंट अफेयर है जो कि आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। आज है 13 जुलाई, तो 13 जुलाई की हम बात करेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर की, और इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करते हैं। उनसे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज की अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जीएसटी परिषद की बैठक हुई है अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे नाटो की बैठक। जैसे कि आप लोगों को पता है यूकेपीएससी है, फिर या फिर यूके ट्रिपल एस सी है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हमको इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। तो करंट अफेयर के लिहाज से भी देखेंगे और बाकी इसके तथ्य भी देखेंगे नाटो के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट दिवस, महत्वपूर्ण दिवस से भी आप लोगों से क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक हैं जो कि मिसलेनियस टॉपिक हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों, अभी भारत में ना क्या हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक न्यूज़ एंकर है, उसको अपॉइंट किया गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की न्यूज़ एंकर भारत की पहली कौन बनी है, उसका नाम क्या है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो लिसा नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि आप लोगों को पता ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से वर्क करता है। अगर आप लोगों को रोबोटिक्स के बारे में जानकारी है, जैसे अगर आप घर पर कोई भी काम है वो आसानी से रोबोट के माध्यम से करते हैं, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का न्यूज़ एंकर, तो ये ओडिशा टीवी है और ओडिया भाषा में इसको ये संचालित करेगी न्यूज़ एंकर। अब आप लोगों को अंजना ओम कश्यप, अर्णव गोस्वामी, इनकी तरह ही एक लिसा भी देखने को मिलेगी जो कि क्या करेगी, न्यूज़ एंकरिंग करेगी ओडिया भाषा में, ओडिशा टीवी में। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे मनुष्यों का स्थान लेता जा रहा है और हमारा जो टाइम है उसको कम करते जा रहा है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कुछ और तथ्य जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंध रखते हैं, तो उसमें आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है कि देश का पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेंगलोर में इसको स्थापित किया गया था। ART पार्क, आर्ट पार्क इसको कहा गया है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देश का पहला टेक्नोलॉजी पार्क है जो कि एआई और रोबोटिक्स के माध्यम से विकसित किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सेकेंड टॉपिक की जो कि है जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक के बारे में। तो जीएसटी काउंसिल के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर अभी हाल ही में दिल्ली में इसको संचालित किया गया है और ये आपके निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ पर कौन से मुद्दों पर बात की गई है, मुद्दे तो बहुत थे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो जो ऑनलाइन गेमिंग है, हॉर्स रेसिंग है और कैसीनो है, इस पर जो टैक्स स्लैब है अभी तक नहीं लगता था, अब इसको जीएसटी के अंतर्गत लाया जाएगा और 28% की जो स्लैब है वहाँ पर शामिल किया जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग की, तो जो भी आप लोग पेड ऑनलाइन गेमिंग करते हैं जहाँ पर रेवेन्यू है जो कि जनरेट किया जाता है, अभी तक जैसे अगर हम बात करेंगे ड्रीम 11 की, तो ड्रीम 11 में कोई भी अगर आप लोग प्राइज़ जीतते हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, और वो टैक्स 28% की स्लैब में आएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो, ये तीन को आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब इसके अलावा जीएसटी के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, और पूछा जाता है बहुत बार जीएसटी के बारे में, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अप्रत्यक्ष कर है, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। गुड सर्विस टैक्स,
अब इसको हमारे देश के संविधान में 101वां संविधान संशोधन किया गया था 2016 में। उसके तहत इसको यहाँ पर 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। जीएसटी कब से लागू होता है? 1 जुलाई 2017 से। भारत के संविधान में कहाँ पर प्रावधान है? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था संसद में 2016 में, उसके तहत इसको पारित किया गया था। इसके अलावा इसमें कौन कौन से टैक्स को शामिल किया गया था, ये किसका स्थान लिया इसने? जैसे कि अगर हम बात करते हैं वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जीएसटी में किसको शामिल किया गया है या फिर किसको शामिल नहीं किया गया था। तो वैट का नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा उत्पाद शुल्क है, सेवा कर है, जैसे विलासिता कर आदि को इसमें शामिल किया गया था। आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कि जीएसटी के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे पेट्रोलियम हो गया, चाहे लिकर हो गया, अल्कोहल, इनको शामिल नहीं किया गया है। ये इंपॉर्टेंट तथ्य भी आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों। जीएसटी की स्लैब की अगर हम बात करेंगे 5%, 12%, 18 और 28% की इसकी टैक्स स्लैब है। तो 28% टैक्स स्लैब में अभी हम लोगों ने देखा कि किसको रखा गया है? ऑनलाइन गेमिंग को। अब हम बात करेंगे जीएसटी परिषद की। तो जीएसटी के तहत ही जीएसटी परिषद का यहाँ पर निर्माण किया गया था। और जीएसटी परिषद क्या होती है? ये क्या करती है? टैक्स किस प्रकार से लगाया जाएगा, कौन से उत्पाद पर टैक्स लगाया जाएगा, इसके बारे में ये जीएसटी काउंसिल क्या करती है? निर्णय लेती है। और जब ये निर्णय पारित हो जाता है तो फिर वो लागू कर दिया जाता है। तो जीएसटी परिषद में अभी जो निर्णय लिया गया था 28% वाला जो स्लैब है उसमें ऑनलाइन गेमिंग को रखने का, तो ये जीएसटी काउंसिल के द्वारा निर्णय लिया गया था। अब ये क्या करता है? एक केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जीएसटी परिषद के बारे में से इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था अभी हाल ही में वीडियो के एग्जाम में। नाटो मेरे ख्याल से क्वेश्चन ये था कि नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? तो नीति आयोग के बारे में आप लोगों को अगर सारी बातें जानकारी होंगी कि किस तरीके से वर्क करता है तो आप लोग उसका आंसर कर पाते। इसी तरीके से जीएसटी परिषद के बारे में भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये नईवेली दुल्हन है, क्योंकि यहाँ पर वन नेशन वन टैक्स के नारे के रूप में इसको लाया गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा कथन जीएसटी परिषद संबंध रखता है, या फिर असत्य कथन है, या फिर सत्य कथन है। तो ये केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री, जो कि वर्तमान में निर्मला सीतारमण हैं। इसके अलावा इसमें राज्य वित्त मंत्री भी होते हैं इसके सदस्य। आप लोग लिख लेना, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। राज्य वित्त मंत्री भी होते हैं। और जो राज्यों के स्टेट है, जैसे 28 राज्य हैं, उनके वित्त मंत्री भी इस जीएसटी काउंसिल में पार्टिसिपेट करेंगे। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो केंद्र और राज्यों का संयुक्त मंच है, और केंद्र से केंद्रीय वित्त मंत्री इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, राज्यों से इसमें राज्यों के वित्त मंत्री पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस प्रकार से एक संयुक्त मंच है जो कि जीएसटी परिषद का हमको देखने को मिलता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A(1) में इसको शामिल किया गया है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वीडियो का जो पहला पेपर हुआ था दोस्तों, उसमें ये क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, 279A यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और इसमें हम देखेंगे नाटो समिट के बारे में। नाटो की बैठक अभी हाल ही में हुई है। तो चूँकि यहाँ पर यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है, और इस युद्ध में जो मेन टॉपिक है वो दोस्तों, मेन कारण है वो है नाटो। और नाटो की सदस्यता यहाँ पर यूक्रेन को अभी भी नहीं दी गई है। इसके बारे में भी इस समिट में चर्चा की गई थी, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है दी जाए। तो ये तो जब आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी यूक्रेन को नाटो की सदस्यता नहीं दी गई है इस मीटिंग में भी। तो ये कहाँ पर हुई थी, आप लोगों से डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो लिथुआनिया में ये आयोजन किया गया था। अब यहाँ पर कुछ सदस्य हैं, अभी तक इसमें 30 सदस्य थे। 2022 तक इसमें कितने सदस्य थे दोस्तों? 30 सदस्य थे। लेकिन अप्रैल में एक मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में 31वां सदस्य के रूप में फिनलैंड को शामिल कर दिया जाता है। कब? अप्रैल में। लेकिन अभी ये जुलाई में बैठक जो हो रखी है, उसमें 32वां सदस्य स्वीडन को बनाने के ऊपर भी चर्चा की गई। ये आधिकारिक रूप से अभी यहाँ पर 32वां सदस्य बना नहीं है, बट इसमें क्या की गई है, चर्चाएं की गई हैं, और इसके पक्ष विपक्ष में यहाँ पर बातें रखी गई हैं।
अभी हमको कुछ ही दिन के बाद मेरे ख्याल से ये बातें सामने आ जाएंगी कि स्वीडन को आधिकारिक रूप से 32वां सदस्य मान लिया गया है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना कि 32वां सदस्य अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो स्वीडन आप लोगों का आंसर होना चाहिए, और 31वां सदस्य फिनलैंड के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे इसके अलावा यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को नहीं पता करना है इस मीटिंग के बारे में, लेकिन हमको नाटो के बारे में पता होना चाहिए। नाटो की स्थापना की अगर हम बात करेंगे 4 अप्रैल 1949 को, जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है दोस्तों, और द्वितीय विश्व युद्ध में पूरा विश्व 2 धड़ों में विभाजित हो गया था। एक था यूएसए का ग्रुप यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर, ठीक है, सोवियत संघ यानी कि रूस, जिसको अभी हम वर्तमान में रूस के नाम से जानते हैं और इसको हम अमेरिका के नाम से जानते हैं वर्तमान में। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रशिया और यूएसए अपनी ताकत को विश्व स्तर पर कौन सबसे शक्तिशाली है इस बात को स्थापित करने के लिए एक दूसरे को ये क्या करते थे, टैकल करते थे। तो यूएसए ने यूएसएसआर के विरोध में इसको टैकल करने के लिए, इसकी घटनाओं को और इस पर नज़र रखने के लिए एक गठन किया, एक संगठन का, जिसका नाम था नाटो। तो ये नाटो का गठन किस लिए किया गया है? यूएसएसआर को टैकल करने के लिए। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। कब इसकी स्थापना होती है? 4 अप्रैल 1949 में। जो भी यूएसए के पक्ष में देश हैं वो सभी इसमें क्या आते हैं, वो सदस्यता इसकी हासिल कर लेते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। अगर आप लोगों को ध्यान में नहीं है तो देख लेना, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि इसमें से ए का मतलब क्या है, इसमें से एन का मतलब क्या है, आपको पूरी फुल फॉर्म नहीं पूछी जाएगी। इसमें से टी का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा जाएगा कि नाटो में टी का संबंध किससे है, तो ट्रीटी भी होगा। इस तरीके से 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए रहेंगे, तो आप लोगों को वहाँ पर राइट आंसर करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण दिवस की, और ये दिवस है दोस्तों विश्व पेपर बैग दिवस। जैसे कि आप लोगों को पता है वर्तमान जो समय है वो पर्यावरण से संबंध रखता है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण के मुद्दे हैं, जैसे प्लास्टिक बैग है। तो ये सभी क्या है, एक ऐसे प्रदूषण है जिसका यहाँ पर निपटारा नहीं किया जा सकता है। जैसे हम प्लास्टिक की बात करेंगे तो प्लास्टिक के स्थान पर पेपर बैग, यहाँ पर पेपर बैग की बात की गई है, और इसको मद्देनज़र रखते हुए इसको पूरा दिवस ही घोषित किया गया है पूरे विश्व स्तर पर, और 12 जुलाई को इसको मनाया जाएगा प्रति वर्ष। तो विश्व पेपर बैग दिवस इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के नए दिवस हैं जो कि अब आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। जो पुराने दिवस हैं उनसे क्वेश्चन कम बनते हैं, नए दिवस से क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोग समझ में नहीं आएगा कि यार ये कब होता है, क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं वो पुराने दिवस जो पहले से चले आ रहे हैं उनको ही याद करता आता है। तो वो क्वेश्चन अब थोड़े से बनने कम हो चुके हैं, नया ट्रेंड आ चुका है, और आप लोगों को हर एक चीज़ के लिए रेडी रहना है, अपने आप को तैयार करना है, रेडी करना है। तो नई चीज़ों को पढ़ना है। करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। करंट से रिलेट करके आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को पूछ लिया जाता है। वहाँ पर समझ में नहीं आता कि यार ये टॉपिक आया कहाँ से, तो वो होता है करंट से रिलेटेड टॉपिक। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है, और अपनी तैयारी को बेहतरीन करना है। अब हम आज का लास्ट टॉपिक देखेंगे, और लास्ट टॉपिक है दोस्तों एक महत्वपूर्ण मिशन है भारत सरकार का, और ये मिशन आप लोगों से आने वाले एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन आप लोगों को पूछा जाएगा। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी। सबसे पहले तो कहीं पर आप लोगों से पूछा जाएगा कि जो लास्ट में एम है इसका फुल फॉर्म क्या है, या फिर एन का फुल फॉर्म क्या है, एस का फुल फॉर्म, SCAE, इन सभी का फुल फॉर्म आप लोगों से एक एक पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। भारत सरकार के द्वारा अभी इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है, और किसके द्वारा? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र नाथ मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ से? मध्य प्रदेश के शहडोल से।
तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन दिवस मिशन है, इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है। तो शहडोल आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो कि मध्य प्रदेश का है एक शहर। अब इसमें होगा क्या, इसमें यह है कि जो शुरुआत के 3 वर्ष हैं इसमें 7 करोड़ व्यक्तियों की जांच होगी और इनको एनीमिया के बारे में इनकी जांच की जाएगी, और 40 वर्ष के जो कम आयु के व्यक्ति हैं इन पर ये जांच की जाएगी। तो 7 करोड़ की आबादी को ये स्टार्टिंग में 3 साल तक की जांच यहाँ पर की जाएगी। अब इसका जो टारगेट है, अगर हम बात करेंगे इसके उन्मूलन की, तो 2047 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। 2047 तक एनीमिया को ख़त्म करना है भारत से। तो ये टारगेट आप लोगों से पूछा जा सकता है, एनीमिया उन्मूलन कब तक का है। 2047 का टारगेट है। अब देखो यूकेपीएससी जो है वो साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को पूछ लेता है। साइंस के क्वेश्चन आप लोगों को 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर एक एग्जाम में। तो एनीमिया जो ये सिकल सेल एनीमिया है, ये किस प्रकार का रोग है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो वहाँ पर आप लोग कहेंगे कि यार ये सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, हमने तो सिर्फ एनीमिया सुना था। तो ये एक प्रकार का आनुवांशिक विकार है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। और ये किसको प्रभावित करता है, हमारी लाल रक्त कणिकाओं को, ठीक है, आरबीसी को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। साइंस का टॉपिक भी बन जाएगा, करंट का टॉपिक भी बन जाएगा। तो दोनों टॉपिक आप लोगों के यहाँ पर से ये क्लियर हो जाने चाहिए। अगर हम बात करेंगे जागरूकता दिवस, इसके लिए जागरूकता दिवस भी यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया जागरूकता दिवस भी यहाँ पर घोषित किया गया है। कब, 19 जून को। तो 19 जून को प्रतिवर्ष इसका जागरूकता दिवस मनाया जाएगा। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। एनीमिया का बार बार होना, दर्द होना बॉडी में, ये सभी इसके क्या हैं दोस्तों, लक्षण हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से हमारी आज की क्लास यहाँ पर क्या होती है, ख़त्म होती है। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो क्लास कैसे लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।